नीलम की बहुएं बहुत ही समझदार होती हैं, लेकिन कभी कभी नीलम की बहू ऐसी हरकतें कर देती हैं कि नीलम को अपनी बहुओं पर चिल्लाना पड़ जाता था। ऐसे ही एक दिन नीलम अपनी पांचों बहुएं, बड़ी बहू ज्योति, दूसरी बहू उर्मी, तीसरी बहू नेहा, चौथी बहू प्राची और पांचवी बहू पूनम को बुलाती है। बहुओं, तुम सबको तो पता ही है ना, कल उमा के घर जगराता है और फिर परसों भंडारा होगा। जी माँ जी, हमें पता है। तुम पांचों को अगर ये याद है तो ये भी अच्छे से याद होगा ना कि उमा ने बोला है उसके घर सब काम में तुम पांचों की मदद करोगी। अरे वो बेचारी भला अकेले कैसे सब करेगी। माँ जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। और रही बात उमा आंटी की, तो उन्हें तो किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। कल हम पांचों इसी बारे में बात कर रहे थे। अच्छा जी, तुम पांचों इतनी समझदार भी हो कि दूसरों के बारे में भी सोचना जानती हो। माँ जी, हम अपने और सबके बारे में सोचते हैं। बल्कि मैं तो ये भी बोलूंगी माँ जी कि हमें भी घर में कोई दावत ही रख लेनी चाहिए। हमारे घर में भी तो लोगों का आना होना चाहिए ना। नहीं, हमें कोई दावत नहीं रखनी। तुम पांचों को पता भी है कि इन सब में कितना खर्चा आता है। अरे हम कोई दावत करने निकले ना तो हम खुद लुट जाएंगे। माँ जी, अब तक हमने किसी के घर का भंडारा खाया है तो किसी के घर की दावत खाई है, लेकिन अब हमें भी लोगों को मौका देना चाहिए ना हमारे घर आने का, हमारे घर की दावत खाने का। बहुओं, सास मैं हूँ ना, तो सास वाले काम मुझे ही करने दो। तुम पांचों को कोई जरूरत नहीं है मेरी सास बनने की। बढ़िया ही मेरी सास बनने, जितना कहा है ना उतना करो। आई बात समझ में? ठीक है माँ जी। वैसे माँ जी, कल हम अपने परिवार के लिए क्या बनाएं? कल तो बस जगराता होगा ना, और जगराते में कुछ खाना पीना भी हो, ये जरूरी तो नहीं। हम पांचों के लिए तो कुछ बनना ही चाहिए। पर नहीं, कुछ नहीं बना है। अरे उमा के खास पड़ोसी हैं हम, तो वो लोग जो अपने लिए बनाएंगे वही हम सबके लिए भी होगा। और मैं चली जाऊंगी, पहले एक बड़े कटोरे में सबके लिए ले आऊंगी। माँ जी, कंजूसी करने में तो आपको कोई मात नहीं दे सकता। जिस तरह से आप कंजूसी करती हो ना, किसी को पता तक नहीं चलता। ये तो बस आपको ही आता है। ये कोई कंजूसी नहीं है, बल्कि समझदारी है। और हमारा क्या है, जिस दिन कभी हमारी बारी आएगी उस दिन हम भी दावत दे देंगे, लेकिन अभी हमारा नंबर नहीं है। नीलम अपने घर में किसी को ज्यादा खर्चा नहीं करने देती थी, जिस बात से कभी कभी नीलम की पांचों बहुएं भी सहमत हो जाती थी। ऐसे ही एक दिन नीलम की पांचों बहुएं घर का काम कर रही होती हैं। वैसे आप सबको ये नहीं लगता कि हमें भी अपने घर में दावत करवानी चाहिए? पता है, मेरे मायके में तो मैं कभी न कभी दावत करवा ही देती थी, और अच्छा लगता है जब हम बिना बात के भी दावत करवा देते हैं। तो हमें तो अच्छा लग जाएगा, लेकिन माँ जी का क्या? उन्हें तो बुरा लगेगा ना। उन्हें तो बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई फिजूल की खर्ची करे। उन्हें तो हर चीज में एक सलीके में ही पसंद है। वो सब तो अलग बात है, लेकिन मुझे भी कभी कभी यही लगता है कि हमें भी घर में दावत रखनी चाहिए। जब से शादी करके आई हूँ, तब से हमारे घर में एक बार भी हवन तक नहीं हुआ। वही तो, मुझे भी ये गलत लगता है कि घर में एक हवन भी ना हो। और माँ जी से इस बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने आज तक किसी की बात मानी ही नहीं है, तो अब क्या मानेगी? अगर माँ जी हमारी बात मानने नहीं वाली है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम माँ जी को मनाने की कोशिश भी ना करें। मुझे तो यही लगता है कि हमें एक बार माँ जी से बात करनी ही चाहिए इस बारे में। बात करने से अब कुछ नहीं होने वाला है। माँ जी बहुत टेढ़ी खीर है। उन्हें मनाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना होगा। अगर हमें दावत करवानी है तो हमें कुछ अलग सोचना होगा। पांचों बहुओं को घर में दावत करवानी थी, लेकिन नीलम से बात करने में पांचों बहुओं को कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा डर लगता था। इसलिए कोई भी नीलम से बात करने की हिम्मत नहीं करता। सब अपने आप ही कुछ न कुछ सोचने लगते हैं। कुछ दिनों बाद उर्मी नीलम के पास जाती है। माँ जी, आपको पता है, मेरी माँ ने बताया कि हमारे जो पंडित है ना, उन्होंने बताया है कि सोमवार को अगर हम दावत करते हैं तो हमें पुण्य मिलता है। तो मैं क्या कहती हूँ कि इस सोमवार हम दावत कर लेते हैं। मेरी प्यारी बहू, मैं क्या तुझे कोई पापी दिखती हूँ जो मुझे पुण्य करने की जरूरत है? अरे तुझे पुण्य कमाने हैं तो अपनी सास की सेवा कर। सास की सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं होता है। माँ जी, लेकिन अगर हम दावत करते हैं तो अच्छा ही रहता है ना। बहू, अच्छा तो तब भी होता जब तू अपने मायके से भर भर कर पैसा लाती, लेकिन वो तो हुआ ही नहीं। अपनी सास की बात सुनकर उर्मी का मुंह बंद हो जाता है और वो वहाँ से वापस चली जाती है।
अगले दिन सुबह सुबह प्राची चीखते हुए नीलम के कमरे में जाती है। छी, माँ जी, मुझे लगता है कि मुझे किसी की बुरी नजर लग गई है। अब तो ये नजर तभी उतरेगी जब हम 11 ब्राह्मणों को खाना खिलाएंगे। वैसे माँ जी, अगर हम इतना कर ही रहे हैं तो हमें दावत भी करवा ही लेनी चाहिए। एक साथ हमारे दो काम निमट जाएंगे। बहू तुझे अचानक से क्या हो गया? कल तक तो तू बिल्कुल ठीक थी, अब अचानक से कैसे नजर? माँ जी, आप भी ना क्या बात करती हो। नजर क्या बता के लगती है? हेलो, मेरा नाम नजर है और पड़ोसी ने तुम्हें लगने को कहा है तो लग जाऊं? ऐसा थोड़ी होता है माँ जी। बहू तो टेंशन मत ले, मैंने बहुत लोगों की नजर उतारी है, मुझे नजर उतारना आता है बहुत अच्छे से। बस तू शांति से खड़ी रह, मैं अभी चप्पल से मारती हूँ, नजर खुद ब खुद उतर जाएगी। और अगर फिर भी नहीं उतरी तो रामबाण नुक्सा है ना, झाड़ झाड़ से तो पक्का भाग ही जाएगी नजर। न माँ जी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई नजर वगैरह लगी है, शायद बस जुकाम हो गया है। अभी भाप लूंगी ना तो ठीक हो जाएगा। अरे नहीं बहू, तुझे बहुत बुरी नजर लगी है, मैं देख के बता रही हूँ, तू लापरवाह मत बन, मैं अभी तेरी नजर उतार दूंगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी तू। माँ जी, वो मैंने गैस पर दूध रखा है, वो गिर गया होगा, मैं अभी आती हूँ। अपनी सास की बात सुनकर प्राची वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। हर कोई अपनी तरफ से अब कोशिश करने लगता है नीलम को मनाने के लिए। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन नीलम किसी की भी बात को मानने तक राजी नहीं थी। कुछ दिनों बाद नीलम के बड़े बेटे अमन की दुबई में नौकरी लग गई होती है और वो खुशी खुशी घर आता है, सबको बुलाने लगता है। माँ, ज्योति, पूनम, प्राची, अरे कहाँ हो सब, जल्दी से आओ। अमन की आवाज सुनकर वहाँ सभी लोग आते हैं। क्या हुआ बेटा, तू इतना चिल्ला क्यों रहा है? माँ, मैं जिस नौकरी के लिए इतने समय से कोशिश कर रहा था वो लग गई है। मुझे दुबई की सबसे बड़ी कंपनी में नौकरी मिली है। क्या? इसका मतलब तेरी नौकरी लग गई और अब तू विदेश रहने वाला है? हाँ माँ, अब मैं दुबई जाने वाला हूँ। सच में मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ अब। जेठ जी, देर से ही सही, लगता है अब तो भगवान ने आपकी बात सुन ली है। हम सब आपके लिए बहुत ज्यादा खुश हैं। आप बस यूं ही जिंदगी में तरक्की करो और खूब नाम रोशन करो अपना। सच में आज तेरे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज तो अमन के पापा का सपना पूरा हो गया। वो यही चाहते थे कि उनके बेटे की दुबई में नौकरी लगे और देखो आज वो सपना भी पूरा हो गया। माँ जी देखो, अब तो सब अच्छा ही हो रहा है ना, तो अब तो हम घर में दावत रख ही लेते हैं। बहू, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही कहने वाली थी कि अब तो हमें दावत करनी ही चाहिए। क्या माँ जी, आप और दावत के लिए मान गई? अरे हाँ भाई, मैं दावत के लिए मान गई। आज तो सूरज पता नहीं कहाँ से निकला है, एक के बाद एक खुशखबरी मिले ही जा रही है। अब माँ जी, इतना सब हो रहा है तो क्यों ना हम छोले कुलचे की दावत करें? हाँ माँ जी। माँ जी। बहुओं, आज मैं बहुत खुश हूँ और मैं अपनी 5 बहुओं की छोले कुलचे की दावत के लिए रजामंदी देती हूँ। नीलम की 5 बहुएं घर में छोले कुलचे की दावत रखवाती हैं, जो बहुत ही अच्छी जाती है। आरती बहुत ही काली और सुंदर स्वभाव की लड़की थी, लेकिन उसकी बदकिस्मती उसके काले रंग को देखकर कोई भी उससे शादी तक नहीं करना चाहता था। आरती जब हुई तो घर में रौनक आई, खुशहाली आई, जिसके बाद उसको घर में बहुत प्यार मिला। ऐसे ही एक दिन आरती की माँ की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद सब आरती पर ताने कसते हुए कहते हैं, कोयले की तरह काली है ये तो, मनहूस अपनी माँ को भी खा गई। आए हाय, तवे जैसी शकल की, तेरे से शादी कौन करेगा? इसके घर में तो कोई भी नहीं है इसके जैसा, माँ भी ऐसी नहीं थी और ना ही इसका बाप ऐसा है। ऐसे ही आरती की माँ के मौत के बाद आरती के पापा आरती की शादी करवाने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। आरती बहुत ज्यादा काली थी और उसके काले रंग को देखकर कोई भी लड़का उससे शादी नहीं करना चाहता था। आरती भी परेशान थी। उसकी शादी के जो भी रिश्ते आते वो वापस लौट जाते। ऐसे ही एक दिन, मैंने कहा था ना पापा, मेरी शादी करवाने की जिद मत करिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। मेरे काले रंग को देखकर मुझसे कोई शादी नहीं करना चाहता। सबको महंगी मोटर गाड़ी, बस पैसे से ही प्यार है। शायद मेरी शादी कभी होगी ही नहीं। बेटा मेरी बात तो सुनो। आरती गुस्से से घर से चली जाती है, जिसके बाद अकेले बैठे हुए वो खुद से बातें करती हुई बोलती है, कोई मुझसे शादी नहीं करना चाहता।
इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं इतनी काली हूँ? भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया कि हर कोई मुझे नापसंद कर देता है? ऐसे ही कुछ समय बाद एक गरीब घर की औरत अपने बेटे को बोलती है, हरीश, मैं कहती हूँ सेठ की बेटी से शादी कर ले, उससे कोई भी शादी नहीं करना चाहता। लेकिन माँ, ऐसी काली लड़की से शादी क्यों करूँ? मुझे अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी, तवे की तरह काली है वो। अरे मजबूरी समझ, उसका बाप कितना पैसों वाला है, उसकी एक लौती लड़की है, दहेज में काफी कुछ मिलेगा, मौका अच्छा है, कर ले शादी। यूं ही लालच में माया अपने बेटे का रिश्ता लेकर महेश के घर पहुंच जाती है, जिसके बाद महेश बोलता है, कहीं तुम्हारी भी दहेज की डिमांड तो नहीं? जी नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो बस आप अपनी बेटी दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा बेटा सुंदर है और मेरी बेटी से शादी क्यों करना चाहता है फिर? जी वो हम भी गरीब हैं और हमारी भी मजबूरी है, मेरे बेटे से कोई शादी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आप लोगों के पास आई हूँ रिश्ता लेकर। मानती हूँ हमारी और आपकी कोई बराबरी नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपकी बेटी मेरे घर की बहू बने। ठीक है, हमें मंजूर है, हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से तय करते हैं। ऐसे ही माया अपनी गरीबी का फायदा उठाकर अपने बेटे की शादी उस काली लड़की से करवा देती है, जिसके बाद उसको दहेज में उसके पिता कुछ नहीं देते और उसकी सास उससे चिढ़ने लगती है। महारानी अभी तक घोड़े बेचकर सो रही है, कुंभकर्ण की तरह, उठ जा कलमुही। वो माँ जी रात के समय सो नहीं पाई थी तो आँख नहीं खुली, मैं अभी चाय बनाकर ले आती हूँ। नहा कर चाय बनाइयो, कहीं तेरे काले रंग से पसीना ही न टपक जाए, जा नहा करा। आरती अपनी सास के ताने सुनकर नहाने चली जाती है और चाय बनाकर अपनी सास को पकड़ा देती है। लो माँ जी चाय। ला, ये क्या, चाय भी अपनी तरह काली बनाई है, न चीनी सही से डाली है, चाय पत्ती का डिब्बा ही पलट दिया क्या तूने? आरती अपनी सास की बात सुनकर रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद अपने कमरे में बिना कुछ खाए पिए वो सो जाती है। शाम होते ही हरीश आता है, जब तक आरती उठकर फ्रेश होकर खाना बना लेती है, जिसके बाद टेबल पर खाना लगा देती है। खाना देखकर हरीश बोलता है, ये खाना किसने बनाया है? मैंने बनाया है जी। पूरा खाने का स्वाद ही बदल दिया, तूने बनाया है सोचकर घिन आ रही है, मुझे नहीं खाना तेरे हाथ का खाना। हरीश उठकर अपने कमरे में चला जाता है, जिसके बाद माया अपने बेटे के पास जाकर बोलती है, ये काली कलूटी हमारे पल्ले पड़ गई और हमें कुछ मिला भी नहीं। आपको ही पड़ी थी मेरी शादी इससे करवाने की, किस काली माई को मेरे पल्ले बांध दिया तुमने। अब क्या करे, मुझे लगा तुझे कम से कम कार या कुछ प्रॉपर्टी तो मिलेगी ही, यहाँ तो 1 रुपया नहीं दिया इसके बाप ने। लोगों को लगता है हमने मोटा पैसा लिया होगा इस काली कलूटी के बाप से। अब मैं क्या करूं, मेरी तो कर दी तुमने जिंदगी बर्बाद। तू चिंता मत कर, इसे यहाँ से भगाने का मैं कुछ सोचती हूँ। ऐसे ही सब अलग अलग जाकर सो जाते हैं। यूं ही अगले दिन आरती अपनी अलमारी से साड़ी बाहर निकाल कर रख देती है और हरीश को बोलती है, सुनिए जरा ये साड़ी देखना, मुझ पर कैसी लगेगी? तुम कुछ भी पहनो, तुम पर कुछ नहीं जचेगा, तुम्हारे काले रंग में सब मिलकर एक जैसे हो जाएंगे और तुम्हें जो पहनना है वो पहनो, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। इतना बोलते ही हरीश अपने बाल सेट करके बाहर चला जाता है, जिसके बाद आरती दुखी होकर बोलती है, मैंने सोचा था ये लोग शादी के बाद मुझे खुश रखेंगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि बाकी सबकी तरह इन्हें भी बस पैसों से ही प्यार है, इससे अच्छा तो मैं कुंवारी ही थी। ऐसे ही कुछ समय बाद हरीश की सरकारी नौकरी लग जाती है, जिस वजह से वो खुशी खुशी घर को आ रहा होता है और एक कार एक्सीडेंट में उसके पैर की हड्डी टूट जाती है, जिसके बाद उसे कोई हॉस्पिटल से प्लास्टर करवाकर घर छोड़ने आता है। ये देखकर आरती बहुत परेशान हो जाती है और अपने पति की खूब सेवा करती है। धीरे धीरे हरीश ठीक होने लगता है। डॉक्टर कुछ दिन बाद हरीश का प्लास्टर खोल देते हैं और थोड़ा बहुत चलने को बोलते हैं। आरती हरीश को चलाने की भी कोशिश करती है, जिसके बाद हरीश अपनी पत्नी के प्यार और सेवा को देखकर उसे बोलता है, आरती इधर आओ मेरे पास, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इंसान के भगवान ने 2 ही रंग बनाए हैं, एक काला और एक गोरा। देखने का नजरिया खुद का अच्छा होना चाहिए, दोनों ही रंग बहुत अच्छे हैं। भगवान की बनाई चीज कुछ भी गलत नहीं है।
मैं अपने बुरे स्वभाव के लिए माफी चाहता हूँ। मैंने तुम्हें समझने में काफी देर कर दी। तुम मन की बहुत साफ हो। आप मुझे चाहने लगे यही मेरे लिए काफी है। और कुछ भी बोलकर मुझे शर्मिंदा ना करो। मुझे हमेशा आपका साथ चाहिए। ऐसे ही हरीश ठीक होने लगता है और अपनी पत्नी को समझने लगता है, जिसके बाद माया अभी भी अपनी बहू से चिढ़ती ही थी। कुछ समय बाद हरीश और आरती घूमने जाते हैं, जिसके बाद दोनों को एक साथ देखकर कुछ औरतें बातें बनाती हैं। अरे काजल देख यार, कितनी काली है ये। इसने इसमें क्या देख लिया? कितनी काली है ये, न रंग न रूप। और इसके पति को देख, ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन। हाँ यार, लड़के की मैचिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं क्या देखकर पसंद कर लिया। इसका नाम तो कल्लो खत्री होना चाहिए। अगर ये रात को बाल खोलकर खड़ी हो गई ना, तो कोई भी इसको देखकर डर जाएगा। ऐसी काली लड़कियों को इतने हैंडसम और स्मार्ट पति मिल कहाँ से जाते हैं? हमें तो कोई नहीं मिलता। हाँ यार, मुझे लगता है इनको बढ़िया पैसे मिले होंगे, बढ़िया दहेज मिला होगा, तभी तो कर ली होगी शादी। ऐसे ही गली के लोग दोनों को देखकर बातें करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद हरीश और आरती घर आ जाते हैं, जिसे देखकर माया बोलती है, कहाँ डोलने गई थी? तुझे पता नहीं है घर में कितना काम है? और कहाँ से लेकर आ रहा है इस कल्लो को? वो मम्मी मैं ही लेकर गया था। इसे कुछ मत बोलो और ना ही कल्लो कल्लो करो। अब बस बहुत हो चुका। हम कौन होते हैं काले गोरे में फर्क करने वाले? आपको याद है बचपन में आप मुझे नजर से बचाने के लिए काला टीका लगाती थी, और काली माता भी तो काली हैं, फिर भी आप उनकी पूजा करते हो ना। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। इसका रंग काला है तो हम सब ही हैं जिन्होंने ऐसी गलत धारणा बना रखी है। समाज में हम सब लोग धब्बा हैं इंसान के नाम पर, जो दूसरे इंसान से इस तरीके का भेदभाव करते हैं। कुछ नहीं रखा इन सब बातों में। सबको प्यार चाहिए, प्यार बांटो। बेटा मुझे माफ कर दे, मैं गलत थी। मुझे समझने में गलती हो गई। इस चमक धमक की दुनिया में आकर इंसान भटक ही जाता है, जिसे सब अच्छा अच्छा ही दिखता है। मैंने इसके अंदर कभी अच्छाई देखी ही नहीं। बहू माफ कर दे मुझे। माँ जी कोई बात नहीं, अब मुंह मीठा करो। हम गरीब नहीं रहे, इनकी सरकारी नौकरी लग चुकी है। अब हम सभी अमीर परिवार हो गए हैं। सच में तू काली माँ का रूप ही बनकर हमारे घर में आई है। तूने तो हमारी किस्मत पलट दी।